हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए वेक्टर स्पेस का ये 7th वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। और इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर सब स्पेस क्या है और सब स्पेस के जो क्राइटेरियाज हैं उस पे बेस्ड थ्योरम देखें, और लीनियर स्पान, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इसके बारे में हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा और इस पे बेस्ड थ्योरम भी हमने देखा। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या हैं इसके बारे में पढ़ा, और उससे रिलेटेड जो डिडक्शंस थे जो हमें आगे काम आएगा उसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों देखा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम आगे मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाले प्रॉब्लम्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कोई क्वेश्चन दिया है, 3 वेक्टर या 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं और पहचानना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट, तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, चलिए इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 वेक्टर गिवन है। अल्फा 1 ट्रिपलेट फॉर्म में दिया है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। इसको यहाँ प्रूफ करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट फॉर्म करते हैं। चारों वेक्टर मिलकर एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट फॉर्म करता है। तो क्या करना होगा लीनियरली डिपेंडेंट के लिए? यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये जो अल्फा 1 वेक्टर है 1 2 3, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 0 0 प्लस 2 इंटू 0 1 0 प्लस 3 इंटू 0 0 1। जब राइट साइड को हम सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट साइड मिल जाएगा। अब हम ये देख सकते हैं राइट साइड का जो फर्स्ट टर्म है वो अल्फा 2 के इक्वल है, सेकेंड टर्म अल्फा 3 और लास्ट टर्म अल्फा 4। तो हम इसकी जगह अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 लिख दिए। अब अल्फा 1 को राइट साइड ट्रांसफ़र कर दें या फिर ये तीनों टर्म को लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कर दें तो ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 वेक्टर है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। इन चारों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशंस में जो स्केलर या कोफिशिएंट बोलें जो यूज़ हुआ है वो नॉन जीरो है। और हम जानते हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो और उस लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर या कोफिशिएंट यूज़ हुआ है उसमें से एटलीस्ट एक स्केलर भी नॉन जीरो हुआ या बोलें एक कोफिशिएंट भी नॉन जीरो हुआ तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ तो चारों कोफिशिएंट नॉन जीरो है, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता और सारे कोफिशिएंट 0 होते तब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 वेक्टर यहाँ पर भी दिया है ट्रिपलेट फॉर्म में, 1 2 0 0 3 1 और -1 0 1। इन तीनों वेक्टर्स को चेक करना है, यानी ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन तीनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रख देते हैं। ये इक्वेशन 1 दिख रहा है आप लोगों को। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी a1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ a2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ a3 का, और ऐड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे ही a1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होके a1 हो गया, फिर a2 का 0 के साथ होके 0 a2 हो गया, फिर a3 का -1 के साथ मल्टीप्लाई होके -a3 हो गया। फर्स्ट प्लेस का हो गया कॉमा, सेकेंड प्लेस के लिए 2a1 प्लस 3a2 और प्लस 0a3, वैसे लास्ट प्लेस वाला इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी फर्स्ट प्लेस वाला फर्स्ट प्लेस के, सेकेंड प्लेस वाला सेकेंड के, थर्ड प्लेस वाला थर्ड प्लेस के इक्वल होगा। मतलब तीनों ये 0 हो गए। तो हमको क्या मिल गया, a1 a2 a3, 3 अननोन्स में 3 लीनियर इक्वेशंस मिल गया। और ये लीनियर इक्वेशंस कैसे हैं,
होमोजीनियस। इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस के बारे में आप लोग 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 12th क्लास या 11th में था लीनियर इक्वेशन, उसमें नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस था, तो ये होमोजीनियस है। और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में, होमोजीनियस मतलब जिसमें जीरो रहता है राइट साइड में, मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं कि राइट साइड में जिसमें जीरो हो, बाकी लेफ्ट साइड में तीनों वेरिएबल्स हों। तो होमोजीनियस जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका एक सॉल्यूशंस हमेशा मौजूद होता है। क्या होता है, जैसे यहीं पर देख सकते हैं A1 0, A2 0, A3 0 लें तो ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस सिस्टम का, होमोजीनियस सिस्टम का एक आंसर 0 0 0 होता ही है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर कोई दूसरा नॉन जीरो सॉल्यूशन भी हो सकता है। यानी A1 A2 A3 अभी हम 0 0 बोल रहे हैं, वो तो इसका एक आंसर है ही, लेकिन इसके अलावा दूसरा आंसर भी इसमें हो सकता है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि इसका दूसरा आंसर भी होगा ही कि नहीं होगा? तो चेक करने के लिए तरीका है कि इसका हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम यहाँ A से डिनोट कर दिए। क्या होगा? 1 0 -1 पहला रो, सेकेंड रो 2 3 0 2 3 0, थर्ड रो 0 1 1 0 1 1। तो ये हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हम इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तब हम बोलते हैं कि इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। और इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है मतलब एक ही आंसर है, तो वो एक आंसर ऑब्वियसली क्या होगा? A1 0, A2 0, A3 0। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक ही आंसर है जिसमें A1 0 होगा, A2 0, A3 0। तो इस प्रकार हम देख लिए कि सारे कोफिशिएंट्स जीरो हो गए, और सारे कोफिशिएंट जीरो है मतलब एस क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर यही डिटर्मिनेंट जीरो आता तो इस सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता, एक सॉल्यूशन तो पता है, बाकी आंसर नॉन जीरो होता। तो नॉन जीरो होता A1 A2 A3 की वैल्यू, तब हम बोलते कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ध्यान रखिएगा ये A1 A2 A3 की नॉन जीरो वैल्यू तभी पॉसिबल होगा जब डिटर्मिनेंट A जीरो होगा। तो इस प्रकार ये वाले क्वेश्चन में सेट क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी 3 वेक्टर्स दिए हैं, इसको चेक करना है, तो इसका भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रख दिए। A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इक्वल टू 0। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू रख के हम अभी जैसे सॉल्व किए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं, वैसे ही कर लेते हैं। फिर यहाँ पर भी जितने कंपोनेंट्स हैं तीनों 0 हो गए, तो ये भी क्या हो गया? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स A1 A2 A3। अब इसका भी हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले लेते हैं और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0 आ गया। डिटर्मिनेंट 0 आ गया मतलब इसके अलावा और भी इसका सॉल्यूशन है। किसके अलावा? एक आंसर तो इसका A1 0, A2 0, A3 0 होगा, इसके अलावा नॉन जीरो सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। मतलब यहाँ पर A1 A2 A3 नॉन जीरो भी हो सकता है, और नॉन जीरो हो सकता है कोफिशिएंट या स्केलर, मतलब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। तो क्लियर हो गया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। अब और इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया हुआ है? अल्फा बीटा गामा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देन क्या प्रूफ करना है? अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा आर आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना हो या इंडिपेंडेंट, क्या करते हैं? इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को हम पहले 0 रखते हैं।
तो यहाँ पर भी हम इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 रखें। अब क्या टारगेट रहेगा, ये जो कोफिशिएंट्स स्केलर्स यूज हुए हैं इसकी वैल्यू निकालना। अगर तीनों स्केलर 0 हो गया तब तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर इसमें से एक भी स्केलर नॉन जीरो हुआ तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो चलिए एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखें। ए अल्फा आएगा यहाँ पर सी अल्फा, दोनों को एक साथ ले लिए तो ए प्लस सी अल्फा। यहाँ आएगा ए बीटा, यहाँ आएगा बी बीटा, दोनों को एक साथ ले लिए ए प्लस बी बीटा। वैसे गामा वाले केस में हो गया। तो इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो गया। अब अल्फा बीटा गामा क्या दिया है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखे हैं, यानी जितने स्केलर्स या कोफिशिएंट्स यूज हो रहे हैं इंडिविजुअली तीनों 0 होगा। तो ए प्लस सी 0, बी प्लस बी 0, ए प्लस बी 0, बी प्लस सी 0। अब हम तीनों 0 हो गया। अब इसका हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना देंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिए, इसका डिटर्मिनेंट लिए, नॉन जीरो आया। नॉन जीरो आया मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तीनों 0, ए 0, बी 0, सी 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 रखने से तीनों कोफिशिएंट्स 0 प्राप्त होते हैं, और इसीलिए ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो अब इतने सारे एग्जाम्पल से तो क्लियर हो ही गया होगा कि कैसे हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब चलिए इस पर बेस्ड थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस एंड S बी ए सबसेट ऑफ सम नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ V के जो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं उसका ये सबसेट है। देन S will be linearly dependent. Then S will be linearly dependent if and only if some vector of S, say alpha k, where k greater than or equal to and less than or equal n, can be expressed as a linear combination of the preceding one's vectors अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा k माइनस 1। इस स्टेटमेंट को एक बार और आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही समझिए। हमेशा जब भी कोई थ्योरम आता है तो उस थ्योरम को एक बार पढ़िए आराम से, नहीं समझ आता दूसरे बार आराम से पढ़िए, तीसरे बार पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन पहले क्लियर होना जरूरी है, तब उसका सॉल्यूशन समझ में आता है। तो मैं इसको ब्रीफ में बता दूं, इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, कि ये जो सेट है जो नॉन जीरो वेक्टर्स का, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इसमें कोई एक वेक्टर ऐसा होगा जो अपने पहले आने वाले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अगर ये एस लीनियरली डिपेंडेंट है तो इस सेट में एक वेक्टर ऐसा होगा जो अपने पहले आने वाले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। मान लेते हैं वो वेक्टर अल्फा के, तो अल्फा के क्या होगा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा k माइनस 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। और कन्वर्स भी, मतलब अगर इसमें कोई एक वेक्टर है जो अपने पहले आने वाले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इस थ्योरम को दोनों साइड से प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एस को एक नॉन जीरो वेक्टर्स का एक सेट मान लेते हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमको क्या प्रूफ करना है कि इसमें एक वेक्टर है जो अपने प्रेसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियरली डिपेंडेंट है मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 रखेंगे तो इसमें एटलीस्ट एक स्केलर नॉन जीरो होगा। एक क्या, एक से ज़्यादा भी स्केलर नॉन जीरो हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जो स्केलर है नॉट ऑल जीरो सच दैट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है। अब इसमें से कुछ जीरो नहीं है, मान लेते हैं A1 जीरो नहीं है, A3 जीरो नहीं है, A7 जीरो नहीं है। A7 के बाद सब जीरो, मतलब A7 7 क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर है जिसके लिए A7
नॉन जीरो है। A7 के बाद वाले सारे जीरो हैं। A7 के पहले वाले कुछ जीरो हो सकते हैं, कुछ जीरो नहीं हो सकते। इसी प्रकार तो ये क्योंकि इसमें से कुछ स्केलर जीरो नहीं है, तो मान लेते हैं कि एक ऐसा लार्जेस्ट इंटीजर है जिसके लिए a के नॉन जीरो है। एक बार फिर से इसका मतलब रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर A1, A2, An इसमें से कुछ नॉन जीरो है। मान लीजिए A1, A5, A7, A9 नॉन जीरो, बाकी सब जीरो है। इसका मतलब A9 के बाद तो सब जीरो है, A7 के बाद सब जीरो नहीं है क्योंकि A9 नॉन जीरो, लेकिन A9 के बाद सब के सब जीरो। वैसे K है, 9 का मतलब यहाँ K से है कि ऐसा लार्जेस्ट इंटीजर है जिसके लिए ये नॉन जीरो है, यानी इसके बाद जो भी आ रहा है वो सब जीरो है। लेकिन इसके पहले के बारे में नहीं बोल रहा है। इसके पहले कुछ नॉन जीरो होंगे, कुछ जीरो भी हो सकते हैं, या हो सकता है पूरे नॉन जीरो। लेकिन ये क्लियर है कि इसके बाद जो भी कोफिशिएंट आ रहा है वो सब जीरो, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि लार्जेस्ट इंटीजर है जिसके लिए a के नॉन जीरो। अब ये लाइन क्लियर हो गया होगा। अब हमको ये भी प्रूफ करना है कि ये जो k लिए हैं वो 2 या 2 से बड़ा हो, मतलब k की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो k की वैल्यू 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हम k की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? a1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 1 ऐसा लार्जेस्ट इंटीजर है जिसके लिए a1 नॉट इक्वल टू 0, यानी उसके बाद के सब 0 हो जाएंगे। अगर इसके सब 0 हो गए बाद के, तो इक्वेशन 1 को देखिए, सारे टर्म 0 हो जाएगा सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़कर। और क्योंकि a1 0 नहीं है, यानी ऐसे में तो अल्फा 1 0 हो जाएगा, जबकि हम ये क्या लिए हैं? नॉन जीरो वेक्टर्स का कलेक्शन है। तो ये तो 0, यानी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हम k को 1 ले लिए थे, यानी k 1 के इक्वल नहीं हो सकता। 1 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी 2 या 2 से बड़ा होगा। तो ये क्लियर हो गया। सबसे पहले हम k लार्जेस्ट इंटीजर लिए जिसके लिए a के नॉन जीरो है, और उसके बाद उस k की वैल्यू 1 नहीं है, यानी 2 या 2 से बड़ा है, ये प्रूफ कर दिए। अब क्योंकि इक्वेशन 1 में हम a के नॉट जीरो ले रहे हैं लेकिन उसके बाद के सारे जीरो हैं, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में k + 1, k + 2, k n तक के टर्म 0 हो गए, सिर्फ पहले वाले टर्म्स बच गए। अब a के अल्फा k को लेफ्ट साइड ही रखे और बाकी को हम राइट साइड ट्रांसफ़र कर दिए। राइट साइड ट्रांसफ़र किए तो क्या हो गया? -1 हो गया, ये इधर आके a1 अल्फा 1 + a2 अल्फा 2 अप टू a के -1 अल्फा के -1। अब अल्फा के को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना, तो a के इन्वर्स का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए। a के इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों करेगा? क्योंकि a के नॉन जीरो है। तो a के इन्वर्स का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो गया, और -a के इन्वर्स हो गया, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई हो गया, और इसको अब अंदर ले गए, सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लास्ट ये हो गया। तो अल्फा की क्या हो गया? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k -1 का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो क्या मान के चले थे कि सेट एस लीनियरली डिपेंडेंट है, और क्या ले आए? उसमें एक वेक्टर ले आए जो अपने पहले आने वाले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। यही तो प्रूफ करना था। तो इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्सली सपोज अल्फा के की वैल्यू क्या है? 2 से n इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रेसिडिंग वेक्टर्स, यानी अल्फा के अपने पहले आने वाले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसलिए ऐसा लिख दिए। उसके पहले कौन कौन से वेक्टर आते हैं? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k -1, इसका ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब अल्फा के को राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो -1 अल्फा के हो जाएगा, इसको इधर ले आए तो इक्वल टू 0। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखें, और उसमें एक स्केलर -1 है, बाकी स्केलर हमको नहीं पता क्या है, लेकिन एक स्केलर -1 है जो 0 के इक्वल नहीं। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है
और उसके जो स्केलर यूज हुए हैं उसमें एटलीस्ट एक नॉन जीरो हुआ, तो ये सेट क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट, यानी ये वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अब हम लास्ट वीडियो लेक्चर के डिडक्शन में देखे हैं कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसमें और वेक्टर्स शामिल कर दिए जाए, वो वेक्टर्स तो होने ही चाहिए, उसमें और वेक्टर्स शामिल कर दिया जाए, यानी ये सुपर सेट बन जाएगा इसका। तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट का ये जो सुपर सेट है वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इससे क्या प्रूफ हो गया, सेट एज लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं बेसिस का। अब बेसिस क्या होता है, मान लेते हैं VF एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, देन ए सबसेट एस ऑफ V, तब इसी वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट एस जो है इस V का बेसिस कहलाता है इफ एस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड एस स्पान्स V, मतलब लीनियर स्पान ऑफ एस इक्वल्स टू V। तो कोई भी सबसेट वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट एस बेसिस कहलाता है V का, कब, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो पहला, दूसरा एल एस V के इक्वल है, मतलब उसका लीनियर स्पान V के इक्वल हो। तो ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा एस, तब उसका बेसिस कहलाता है। मतलब हमें किसी सेट को बेसिस प्रूफ करना है तो सबसे पहले तो देखना है कि वो V का सबसेट है कि नहीं, फिर देखना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, फिर देखना है एल एस इक्वल टू V। अगर इन शर्तों को पालन करे एस, तब एस बेसिस कहलाता है V का। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक सेट एस है, ये सेट एस क्या है, कैसे एलिमेंट्स का सेट है, 1 0 0 0 0, ये सब एन टपल्स हैं, ये सब एन डैश डैश लिखे हैं, मतलब ये एन टपल्स हैं। तो ये एन टपल्स का सबसेट हो गया। एस क्या है, एन टपल्स, यानी वी एन एफ का एक सबसेट हो गया। तो हमको ये देखना है, प्रूफ करना है कि ये जो सेट एस है वी एन एफ का बेसिस है। तो बेसिस के लिए पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, एस वी एन एफ का सबसेट है। दूसरा कंडीशन होता है कि एस लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रख देते हैं। हम इसको E1 E2 En मान लेते हैं। इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय इसको शॉर्टकट में E1 E2 En मान लेते हैं। तो A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस अप टू An En इक्वल टू 0, ये ले लिए। अब हम A1 A2 An की वैल्यू निकालेंगे। तो अब E1 E2 En की वैल्यू रख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 0 0 0, यहाँ जाएगा 0 A2 0 0, यहाँ जाएगा 0 0 0 A। सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको कंपेयर करें राइट साइड से तो सारे स्केलर्स 0, तो यहाँ जो स्केलर्स हैं वो सब के सब 0 हैं, इसलिए ये सेट एस क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन ये बताना रहता है कि एल एस वी के इक्वल है। तो इसके लिए हम वी एन, एल एस तो वी एन एफ का सबसेट होता ही है, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। जो एल एस होता है वी का सब स्पेस होता है, तो सबसेट होगा तभी तो सब स्पेस है। तो हमको सिर्फ ये प्रूव करना है वी एन एफ एल एस का सबसेट है। तो वी एन एफ का एक मेंबर ले लिए। वी एन एफ का मतलब मेंबर कैसा होता है, एन टपल्स टाइप का, ये मेंबर ले लिए। अब हमको बताना है इसको एस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखें। अल्फा हो गया ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1, अभी जैसे किए देखिए A1 A2 N लिखे इसको, इस पूरे को, वही काम कर रहे हैं यहाँ। अल्फा को क्या लिख सकते हैं, A1 1 0 0 0 प्लस A2 0 1 0 0 अप टू प्लस AN 0 0 0 1। तो ये E1 E2 En, तो ये क्या हो गया, अल्फा E1 E2 En का लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब किसका मेंबर होगा, एल एस का। तो अल्फा वी एन का एलिमेंट माने थे एल एस में हो गया, इसलिए वी एन एफ क्या हो जाएगा, एल एस का सबसेट हो गया। तो
एल एस को मैं पहले ही बता चुका हूँ वी एन एफ का सबसेट होता है, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वी एन एफ एल एस के इक्वल होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एस जो है दोनों कंडीशन लीनियरली इंडिपेंडेंट और एल एस इक्वल टू वी एन एफ को सेटिस्फाई करता है और इसलिए एस बेसिस होगा। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर बेस्ड एक थ्योरम देखा और बेसिस का डेफिनेशन देखा और उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखा। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए, एक बार समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार देखिए और बुक से पढ़िए, ज़रूर समझ में आएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तब तक मैं नया वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। थैंक यू।